Good morning students, I am Pradeep Singh Yadav and today we are discuss about type of non-uniform quantization. So let's start our topic. Non-uniform quantization दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा म्यू लॉ और सेकंड होता है हमारा ए लॉ, ठीक है। एक्चुअली जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, नॉन लीनियर क्वांटाइजेशन में इनपुट और आउटपुट के बीच में नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को मैंने बताया था, ये जो हमारी कर्व शेप में है ये हमारी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, ठीक है। तो जो हमारा ए लॉ और जो हमारा म्यू लॉ है, ये हमारा एक रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक नॉन लीनियर रिलेशन है। बस ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये कुछ नई चीज नहीं है, बस इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना चेंजेस होगा, कितनी नॉन लीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन होगी, ए लॉ को अलग मैथमेटिकल रिलेशनशिप से फाइंड आउट किया जाता है और म्यू लॉ में अलग मैथमेटिकल रिलेशनशिप से फाइंड आउट किया जाता है। बात यहां तक समझ में आई आप लोगों को। तो जब हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं बेटा, तो अलग अलग कंट्री अलग अलग क्वांटाइजेशन रूल्स को फॉलो करती है। जैसे जो हमारे म्यू लॉ है, म्यू लॉ में जो भी क्वांटाइजेशन इनपुट और आउटपुट के बीच की जो भी नॉन लीनियरिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो हमारी वो फॉलो की जाती है अमेरिका और जापान में, ठीक है। जो भी हमारी म्यू लॉ में जो भी मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी करेंगे वो फॉलो की जाती है अमेरिका और जापान में। और सेकंड वैसे जो हमारे ए लॉ होता है, इसमें जो हम लोग मैथमेटिकल रिलेशनशिप या जो भी नॉन लीनियरिटी हम स्टडी करेंगे इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये फॉलो की जाती है यूरोप में। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ठीक, मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। जो हमारा ए लॉ और म्यू लॉ है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में। बात समझ में आई आप लोगों को? जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन लीनियर कैरेक्टर जो भी हमारा कंपेंडर होता है, कंपेंडिंग होती है, उसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो कितनी नॉन लीनियरिटी होगी ये रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो अमेरिका जापान कुछ अलग मैथमेटिकल रूल को फॉलो करके अपनी क्वांटाइजेशन करता है और जो यूरोप होता है वो कुछ अलग मैथमेटिकल रूल को फॉलो करके अपना क्वांटाइजेशन करता है। बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं म्यू लॉ नॉन लीनियर क्वांटाइजेशन। अब म्यू लॉ में क्या होता है? म्यू लॉ में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप, आप यहां पे इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने लिखा है मॉड ऑफ वी लॉग 1 प्लस म्यू मॉड ऑफ एम लॉग 1 प्लस म्यू। अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं बेटा, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो v मैंने यूज किया है ये मैंने आउटपुट के लिए यूज किया है, यहाँ जो मैंने m यूज किया है वो मैंने इनपुट के लिए यूज किया है। यहाँ तक क्लियर है? जो म्यू है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। पॉजिटिव कांस्टेंट कहने का मतलब है कि जो भी म्यू की वैल्यू है वो 0 या 0 से ग्रेटर होगी। बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब ये मॉड का क्या मतलब होता है? मॉड हम लोग एक टाइप से, जो यहाँ पे हमने आउटपुट को मॉड किया और जो यहाँ पे हमने इनपुट को मॉड किया। मॉड यहाँ पे मॉड का मतलब आप एक समझेंगे एक नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने यहाँ पे मॉड किया। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ नॉर्मलाइजेशन? जैसे हम जानते हैं बेटा कि जो भी हमारा इनपुट है या जो भी हमारा आउटपुट है वो तो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर कोई साइनसॉइडल सिग्नल है तो डेफिनेटली जो भी हमारा इनपुट है वो तो नेगेटिव एक्सिस में भी आएगा, नेगेटिव पोलैरिटी वाला भी आएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी वाला भी आएगा। बात समझ में आई है? ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब हमें ए लॉ म्यू लॉ के थ्रू उसमें क्वांटाइजेशन करना होता है तो हम जो भी नेगेटिव टर्म रहता है उसको अवॉइड करते हैं। बात समझ आए? अब नेगेटिव टर्म को कैसे अवॉइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो भी मॉड ऑफ एम का मतलब ये होता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी, दैट सपोज मेरा इनपुट चेंज हो रहा है -10 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक, ध्यान दीजिएगा। सपोज मेरा इनपुट चेंज हो रहा है -10 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक, ठीक है। तो -10 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट, -10 वोल्ट से लेकर 0 वोल्ट तक का जो चेंजेस है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 0 से, और 0 से लेकर 10 वोल्ट तक का जो भी चेंजेस है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 से। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मॉड यहाँ पे यूज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। अब नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सपोज मेरा जो भी इनपुट है वो हमारा -10 से लेकर +10 तक के बीच में वेरी हो रहा है, ठीक है। तो -10 से लेकर 0 तक के बीच का जो भी इनपुट है उसको मैं 0 कंसिडर करूंगा, और 0 से लेकर 10 तक के बीच का जो भी इनपुट है उसको मैं 1 कंसिडर करूंगा, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे मैंने मॉड भी लिया है, यहाँ पे भी मॉड मतलब नॉर्मलाइजेशन यूज किया गया है। इसका मतलब है कि सपोज मेरा आउटपुट आता है -4 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक, तो -4 से लेकर 0 तक को मैं 0 एज्यूम करूंगा और 0 से लेकर 4 को मैं 1 एज्यूम करूंगा। आई थिंक अब आप लोगों को मॉड मतलब समझ में आ गया है। म्यू एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है।
बात यहाँ तक सबको समझ में आई। जो भी म्यू की वैल्यू है वो मैक्सिमम जो भी म्यू की वैल्यू होती है वो हमारी 255 होती है। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये इसकी वर्किंग कैसे होती है, अब ये इसको फॉलो कैसे किया जाता है, मैं आप लोगों को इसी न्यूमेरिकल में कुछ समझा देता हूँ, इसी फॉर्मूले में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज जो भी सपोज मैंने यहाँ पे म्यू की वैल्यू लिया, सपोज मैंने यहाँ पे म्यू की वैल्यू लिया 1, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैंने यहाँ पे म्यू की वैल्यू लिया 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने म्यू की वैल्यू लिया 1 और मॉड की वैल्यू लिया सपोज मैंने 0, तो म्यू मल्टीप्लाइड बाई 0, तो दैट मींस यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को। सपोज मैंने मॉड की म्यू की वैल्यू मैंने लिया 1, मॉड की वैल्यू मैंने लिया 1, तो 1 मल्टीप्लाइड 1 बाई 1 दैट मींस यहाँ पे 1 आ जाएगा। इतनी बात यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। ठीक, तो अगर मैंने यहाँ पे मॉड यहाँ पे मेरा जो भी सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, अगर मैंने उसको वो पॉजिटिव था, मैंने उसको नॉर्मलाइज किया तो मॉड ऑफ एम की वैल्यू 1 आ गई। मैंने म्यू जो हमारा कांस्टेंट है, अगर मैंने उसकी वैल्यू को 0 लिया है सपोज, है ना, उसकी वैल्यू को सपोज मैंने 0 लिया है, क्योंकि वो हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, तो मैं उसको 0 से लेकर पॉजिटिव तक के बीच में कहीं भी वेरी कर सकता हूँ, ठीक। अगर मेरा यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ऊपर न्यूमरेटर में भी log 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी log 1 आ जाएगा। बात यहाँ तक सबको समझ में आई। तो दोनों की जब वैल्यू 1 आ जाएगी, log 1 डिवाइड बाई log 1, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। बात यहाँ तक सबको समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग म्यू की वैल्यू को चेंज करके, इनपुट की वैल्यू को चेंज करके कुछ एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब वो ग्राफ क्या है मैं आप लोगों को, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं आप लोगों को पेज चेंज करके आप लोगों को ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज पुट अप करके कुछ ग्राफ फ्रेम करते हैं। वो ग्राफ क्या है देखते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी एक्स एक्सिस है वो नॉर्मलाइज्ड इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो वाई एक्सिस है वो नॉर्मलाइज्ड आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। नॉर्मलाइज्ड मतलब हमने जो भी नेगेटिव वैल्यू उसको 0 मान लिया है, जो पॉजिटिव वैल्यू उनको 1 मान लिया है। बात समझ में आई। तो जैसे आप लोगों ने इसका जो पीछे जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, जो भी हमारा म्यू लॉ का, उसमें हमने देखा है कि सपोज मैं म्यू की वैल्यू को 0 रख देता हूं तो न्यूमरेटर में भी मुझे log 1 मिलता है, डिनोमिनेटर में भी मुझे log 1 मिलता है, तो log 1 डिवाइड बाई log 1 दैट इज 1। इसका मतलब ये होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होती है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। एक यहाँ पे आप रेड कलर से जो लाइन देख रहे हैं, एक जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये हमारी लीनियर रिलेशनशिप दिखा रही है व्हेन म्यू इक्वल्स टू 0। बात समझ में। वैसे जब हम म्यू की वैल्यू को 6 रखेंगे, तो आप म्यू की वैल्यू को जब आप उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 6 रखेंगे, तब आप लोगों को इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ग्राफ मिलेगा, जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। वैसे जब आप म्यू की वैल्यू को और एक्सपांड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो म्यू की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है अप टू 255। जब आप लोग म्यू की वैल्यू को एक्सपांड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ आपको इस टाइप का ड्रॉ मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि जो भी हमारा लो इनपुट वोल्टेज है उसमें एम्पलीफिकेशन किया जा रहा है, और जो भी हमारा हाई इनपुट वोल्टेज है उसमें एटेन्यूएशन किया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पॉइंट के बाद जो हमारा कर्व है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, वो स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। बात यहाँ पे समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ छोटे से डायग्राम बनाए, ये मैंने सब वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया है कि अगर मैं एक सेंटर लाइन खींचता हूँ तो ये हमारे लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अगर मैं ऊपर की तरफ लाइन खींच रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट और मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट, तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़े इनपुट चेंज के लिए आउटपुट में वेरिएशन ज़्यादा है। अगर मैं कुछ इस टाइप की लाइन खींच रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा इनपुट में वेरिएशन से आउटपुट में सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन जा रहा है। और अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो हमारा जो ग्राफ है बेटा वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये कंपैरिजन कैसा हो रहा है। लो इनपुट में ज़्यादा एम्पलीफिकेशन, हाई इनपुट वोल्टेज में कम हाई इनपुट वोल्टेज में ज़्यादा एटेन्यूएशन। ध्यान रखिएगा, ये हमारा एटेन्यूएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे एम्पलीफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ज़्यादा हाइट रीच कर रहा है बेटा, दैट मीन्स वो एम्पलीफिकेशन हो रहा है, इसके बाद से ये टिल्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एटेन्यूएशन हो रहा है। याद रखिएगा। तो ये कहाँ से मिला है? ये हम लोगों को मैथमेटिकल रिलेशनशिप से मिला है, ठीक है, म्यू लॉ के। वैसे ही जब हम लोग जो भी हमारा नॉन लीनियर क्वांटाइजेशन का जो भी सेकंड टाइप होता है वो हमारा होता है ए लॉ।
ठीक है। तो ए लॉ में क्या होता है कि जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है। उसको मैंने कुछ इस रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट किया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी वी है वो हमारा आउटपुट है, मॉड नॉर्मलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वैसे यहाँ पे हमने लॉग वाला पोर्शन यूज किया है। ये जो हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में ये जो हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन दिखाता है हमारा ए लॉ, ये फॉलो किया जाता है यूरोप में जब हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो कुछ ये होता है जो यहाँ पे ए लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी मॉड ऑफ एम की वैल्यू वो 0 से लेकर अगर 1/a तक के बीच में वेरी कर रही है तब हम इसे फॉलो करना है, और अगर हमारी जो भी एम की वैल्यू अगर वो 1/a से लेकर 1 तक के बीच में आ रही है तो हमें ये वाले रिलेशनशिप का फॉलो करना है। ध्यान रहेगा आप लोगों को ये चीज़, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को वही बता रहा हूँ मैं, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे म्यू लॉ के लिए एक चार्ट देखा था, एक ग्राफ देखा था, सेम आप जब वैसे ही जब आप लोग ए लॉ के लिए ग्राफ देखेंगे, तो ए लॉ के लिए आप लोगों को कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो हमारा इनपुट है वो नॉर्मलाइज्ड इनपुट है, जो हमारा यहाँ पे आउटपुट है वो नॉर्मलाइज्ड आउटपुट है, ठीक है। वैसे ही जब मैं यहाँ पे जो भी हमारे a की वैल्यू जब मैं 1 रखता हूँ अपने प्रीवियस फॉर्मूले में जो मैंने पिछले पेज में एक्सप्लेन किया था, तो हमें इनपुट और आउटपुट के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप मिलती है। वैसे ही जब मैं इनपुट की वैल्यू को जब मेरी इनपुट की वैल्यू कम होती है, कब की बात कर रहा हूँ बेटा, जब मैं ट्रांसमीटर साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मेरे ट्रांसमीटर साइड में इनपुट की वैल्यू कम है तो मेरा एम्पलीफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, और जब मेरे आउट इनपुट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा चेंज आ रहा है, उसमें शार्पली चेंज हो रहा है, तब मेरा एटेन्युएशन ज़्यादा हो रहा है, एम्पलीफिकेशन कम हो जा रहा है। बात यहाँ तक समझ में आई। तो आप लोगों को दोनों के जो नॉन लीनियरिटी कर्व है जो मैंने म्यू लॉ में पढ़ा है और जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, दोनों में आप लोगों को चेंजेस दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा शार्प हैं एज कम्पेयर टू म्यू लॉ के कंपैरिजन में, ठीक है। अब जो हमारे म्यू लॉ है बेटा या जो हमारा ए लॉ है, उसमें जो भी हमारा मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो आप लोगों ने पहले देखा है उनका यूज़ करके हम लोग स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब स्लोप की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो भी आउटपुट है उसको इनपुट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैं म्यू लॉ के लिए बात कर रहा हूँ। जब हम लोगों ने म्यू लॉ के लिए रिलेशन देखा था, अगर मुझे वहाँ से स्टेप साइज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकालते हैं? आउटपुट को विद रेस्पेक्ट टू इनपुट डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। और जब हम डिफ्रेंशिएट किए उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप हम लोग लेते हैं, दैट मीन्स जो भी हमारा आउटपुट को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए इसका 1 करते हैं, है ना। तो जब हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप लेते हैं तो इससे हमें स्टेप साइज पता चलती है, ठीक है। तो जो हम लोग म्यू लॉ में रिलेशन पढ़े थे, म्यू लॉ में जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा। इसको जब हम लोग 1 में डिवाइड करेंगे तब हमें रेसिप्रोकल स्लोप मिलेगा ये, और ये वाला जो इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन की मदद से हम लोग स्टेप साइज को कैलकुलेट करते हैं म्यू लॉ में। बात यहाँ तक समझ में। वैसे जब हम ए लॉ की बात करते हैं, ए लॉ में अगर मुझे स्टेप साइज फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे? उसमें भी जो भी हमारा आउटपुट का जो भी इक्वेशन था उसको विद रिस्पेक्ट टू इनपुट हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो भी हमारा स्लोप आएगा जब हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे स्टेप साइज को रिप्रेजेंट करता है। रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप रिप्रेजेंट स्टेप साइज, दिस रिप्रेजेंट स्टेप साइज, ठीक है। जो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारा म्यू लॉ के लिए स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन है कुछ जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। वैसे ही ठीक, वैसे ही जब आप लोगों को ए लॉ का यूज़ करके जब आप लोगों को स्टेप साइज फाइंड आउट करनी रहती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट को विद रिस्पेक्ट टू इनपुट डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उससे हमें स्लोप मिलता है ना। और जब स्लोप निकाल लेते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इज नथिंग बट अ स्टेप साइज। तो ये दो कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग स्टेप साइज फाइंड आउट करते हैं ए लॉ में और बाय यूजिंग और म्यू लॉ में, ठीक है। तो ये हमारा ए लॉ और म्यू लॉ का जो भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के जो टाइप्स थे ये हमारे यहाँ पे कवर होता है, ठीक। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी कंप्लीट किया है सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन में आप लोगों ने देखा था कि जो मेरे डिस्क्रीट सिग्नल था उसको हम लोग क्वांटाइज करते हैं कुछ वैल्यू से, ठीक है। और क्वांटाइज करने के बाद क्वांटाइज जब हम लोग कर लेते हैं तब क्या करते हैं? उसको बिट से नंबर और उसको बिट से हम लोग बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जब हम लोग बाय यूजिंग बिट उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था 4 लेवल जब आते हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1 से जब हम लोग रिप्लेस करते हैं तो वो जो बाइनरी फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा वही हमारा एनकोडिंग है। बात समझ में आई? वो क्या है? हमारा एनकोडिंग,
क्वांटाइज मतलब उसको कुछ क्वांटाइज्ड मैग्नीट्यूड में रिप्लेस कर देना, और जब उन मैग्नीट्यूड को हम लोग बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या बाइनरी नाम देते हैं तो उन बाइनरी नाम नोटेशन को ही कहा जाता है एनकोडिंग। ठीक, तो मैंने आप लोगों को जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा था तब मैंने बताया था कि जब हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो 3 प्रोसेस अप्लाई करना होता है। फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग, सेकंड वन क्वांटाइजेशन, थर्ड वन इज एनकोडिंग। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग दोनों प्रोसेस हमने साथ में देख लिए। क्लियर बात। तो और इसके बाद का हमारा एक टॉपिक होता है PCM, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर स्टडी किया है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारा पल्स मॉड्यूलेशन होता है उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में मैंने आप लोगों को बताया था पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होते हैं। वैसे जब मैंने डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में बताया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को चार्ट में PCM मेंशन करवाया था, है ना। PCM स्टैंड्स फॉर पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ध्यान रखिएगा, PCM क्या होता है, जब हम किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था 3 प्रोसेस होते हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग। तो ये 3 प्रोसेस से मिलके ही पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन बनता है। ठीक है, ये बाकी जो कन्वेंशनल मॉड्यूलेशन के जो तरीके हैं उनसे ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमने अभी तक ये जाना है कि जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन में किसी ना किसी कैरियर सिग्नल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है वो कन्वेंशनल तरीके से थोड़ा सा अलग है। इसमें कोई भी कैरियर सिग्नल का यूज़ नहीं किया जाता। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, एनकोडिंग, जिसका यूज़ किया जाता था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए, वही है PCM भी। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और PCM सेम है, तो हाँ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन में जो भी हमारा सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग प्रोसेस होता है ये सब हमारा ट्रांसमीटर साइड में होता है और रिसीवर साइड में जस्ट इसकी डिकोडिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर आज का हम लोग कंप्लीट करता है। थैंक यू सो मच।